आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नज़र डालते आज के मुख्य समाचार पर। पिछले 2 सालों में ज्यादातर समय अनुपस्थित रहने के बाद बीआरएस के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने आज विधानसभा सत्र में भाग लिया। जल मुद्दों पर सत्ताधारी कांग्रेस और बीआरएस के बीच व्याप्त मतभेदों के बीच राव की सदन में वापसी से आगामी शीतकालीन सत्र में गर्मागर्मी का संकेत मिलता है। विधानसभा में विपक्ष के नेता राव का उनके दल के विधायकों ने परिसर में स्वागत किया। राव, जिन्हें केसीआर के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने हाल ही में कहा था कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की सरकार केंद्र सरकार पर दबाव बनाने में विफल रही है, जिसने कथित तौर पर पलमुरू रंगारेड्डी सिंचाई परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट लौटा दी थी। केसीआर की इस टिप्पणी पर मुख्यमंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि वे पिछले 2 सालों में विधानसभा में लगभग अनुपस्थित रहे हैं। एमआईएम के विधायक अहमद बलाला ने तेलंगाना सरकार से विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन और कक्षा 10 के बाद स्कॉलरशिप जारी करने का आग्रह किया है। मलकपेट के विधायक ने इस बात पर जोर दिया कि मैट्रिक के बाद की फीस की वापसी अभी तक जारी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले छात्रों को काफी परेशानी हो रही है। फीस वापसी रुकने के कारण शिक्षण संस्थानों ने छात्रों के प्रमाण पत्र रोक रखे हैं। उन्होंने कहा कि संस्थानों में शिक्षकों की भारी कमी है और वे बंद होने की कगार पर हैं, क्योंकि वे शिक्षकों को वेतन देने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वो शुल्क प्रतिपूर्ति और विदेश छात्रवृत्ति के लिए राशि जमा करें। विधायक ने दोहराया कि तेलंगाना में कॉलेज बंद नहीं होने चाहिए, जिससे नौकरियों का नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों, व्याख्याताओं और प्रोफेसरों की नौकरियां खतरे में है, इसलिए सरकार को जल्द से जल्द फीस की वापसी सुनिश्चित करनी चाहिए। नए साल की पूर्व संध्या से पहले हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग ने हैदराबाद में नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए क्लस्टर बनाए हुए हैं। पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार के निर्देशानुसार इन क्लस्टरों का संगठन किया गया है। कानून व्यवस्था पुलिस सीएआर मुख्यालय के सिटी आर्म्ड रिजर्व कर्मियों और नारकोटिक्स डॉग स्क्वाड के समन्वय से इन क्लस्टरों को 10 टीमों में विभाजित किया गया है। आगामी नए साल के मद्देनजर हैदराबाद में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने और सार्वजनिक व्यवस्थाएं बनाए रखने के उद्देश्य से इन टीमों ने शहर भर के पब, क्लब, बार और रेस्टोरेंट में अचानक विशेष जांच की। प्रवर्तन योजनाओं के तहत 15 गुप्त टीमों ने 27 और 28 दिसंबर को विभिन्न पबों में अचानक निरीक्षण किया। 28 दिसंबर को 25 संदिग्ध व्यक्तियों की रैपिड ड्रग टेस्टिंग किट का उपयोग करके जांच की गई और किसी भी व्यक्ति का परीक्षण पॉजिटिव नहीं आया। बांग्लादेश के मौजूदा हालात किसी से छिपे हुए नहीं हैं। इस तरह के हालात पर एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों की निंदा की और भारत बांग्लादेश संबंधों की मजबूती पर जोर दिया। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी एमआईएम बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल के मर्डर की कड़े शब्दों में निंदा करती है। इसके साथ ही बांग्लादेश के साथ रिश्ते मजबूत बनाए रखने के लिए भारत सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों का सपोर्ट करती है। ओवैसी ने कहा कि बांग्लादेश धर्मनिरपेक्ष बांग्ला राष्ट्रवाद के आधार पर बना था और बांग्लादेश में 2 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं जो कि मुसलमान नहीं हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव नहीं बढ़ेगा। दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की दुखद घटना के मामले में बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो अपने संवैधानिक जनादेश के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि यूनेस ये सुनिश्चित करेंगे कि बांग्लादेश में रहने वाले सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाए। देखिए, बांग्लादेश जो बना वो बना था सेक्युलर बांग्ला नेशनलिज्म के ऊपर, और बांग्लादेश के संविधान में आर्टिकल 41 फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, 27-28 इक्वालिटी ऑफ लॉ की बात करता है, और उनके संविधान का आर्टिकल 12 सेक्युलरिज्म की बात करता है। और ये जो वाक़यात हो रहे हैं जिसमें दीपू चंद्र दास को मारकर आग लगा दी गई, फिर अमृत मंडल को जान से मार दिया गया। बांग्लादेश में 20 मिलियन नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ रहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि बांग्लादेश के जनाब यूनुस साहब इन नॉन माइनॉरिटीज़ की हिफाजत करें। और बांग्लादेश में एक पॉपुलर रेवोल्यूशन आया है और बांग्लादेश की स्टेबिलिटी भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो जहाँ पर हम दीपू चंद्र दास की हत्या और उसके जलाने की हम पुरजोर अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं,
हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार भी बांग्लादेश से और भारत सरकार के हमारे देश में ताल्लुकात और ख़राब नहीं होंगे बल्कि अच्छे होंगे, क्योंकि बांग्लादेश की स्टेबिलिटी भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं, बस साथ ही साथ हमको ये भी समझना ज़रूरी है कि हमारे देश में वेस्ट बंगाल के एक लेबर को जिसका नाम जोएल शेख था, उड़ीसा के संबलपुर में उसको बांग्लादेशी कहकर आंध्र प्रदेश के यालमंचली में आज एक बड़ा रेल हादसा हो गया। यहां टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन के B1 और M2 कोच में अचानक आग लग गई। आग लगते ही ट्रेन में अफरा तफरी का माहौल हो गया, लेकिन समय रहते कई यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे में B1 और M2 कोच पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। इस हादसे में एक व्यक्ति का शव निकाला गया है, जबकि कई अन्य यात्रियों बाल बाल बच गए। आज ट्रेन में सुबह 12 और 1 बजे के बीच लगी। लोको पायलट ने आग की सूचना मिलते ही ट्रेन को तुरंत रोक दिया। इसके बाद रेलवे कर्मचारियों और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह हादसा यलमांचली के पास हुआ है। अधिकारियों को आग लगने की जानकारी सोमवार तड़के 12:45 पर मिली। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आग लगने के समय प्रभावित कोचों में से एक में से 82 यात्री और दूसरे में 76 यात्री सवार थे। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश B1 कोच में एक शव बरामद हुआ। केरला सीएम पिनराई विजयन ने कर्नाटका की कांग्रेस सरकार की तुलना आरएसएस से की है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने बेंगलुरु की एक कॉलोनी में सालों से रह रहे मुस्लिम परिवारों को बेदखल करके बुलडोजर की राजनीति अपनाई है। कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया ने पिनराई विजयन की कमेंट को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि बुलडोजर जस्टिस और कानून के तहत गैर कानूनी कब्जे हटाने में फर्क है। विजयन की आलोचना में हालात की सही समझ नहीं दिखती। उन्होंने कहा कि ये दुखद है कि संघ परिवार की अल्पसंख्यक विरोधी राजनीति अब कर्नाटका में कांग्रेस सरकार भी अपना रही है। इस पर कर्नाटका के डिप्टी सीएम DK शिव कुमार ने कहा कि ऐसे मामले में बाहरी नेताओं को दखल नहीं देना चाहिए। दुखद है कि पिनराई विजयन जैसे सीनियर लीडर ने मामले की पूरी जानकारी लिए बिना ही टिप्पणी की। अब कर्नाटका के डिप्टी सीएम DK शिव कुमार ने फकीर कॉलोनी का दौरा किया, जहां हाल ही में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान घरों को ध्वस्त कर दिया गया था। कर्नाटका के डिप्टी सीएम DK शिव कुमार ने कहा कि कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल स्थायी रूप से सत्ता में नहीं रहता। ये टिप्पणी मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर एक अप्रत्यक्ष कटाक्ष थी, जो कि दोनों नेताओं के बीच चल रही नेतृत्व की खींचतान के बीच सामने आई है। KPCC कार्यालय स्थित भारत जोड़ो भवन में कांग्रेस के स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोलते हुए शिव कुमार ने कहा कि इतिहास गवाह है कि अंततः सबसे शक्तिशाली भी पतन की ओर अग्रसर होते हैं। उन्होंने कहा कि सम्राट भी गुमनामी में खो गए हैं। विश्व को जीतने वाला सिकंदर महान अब नहीं रहा। सद्दाम हुसैन को सुरंग में छिपना पड़ा। भाजपा समेत अन्य लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। पिछले सप्ताह शिव कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास का दौरा किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ मंच पर बैठकर भाषण नहीं देता, मैंने पार्टी में हर काम किया है। इन टिप्पणियों को सिद्धरामैया पर कटाक्ष के रूप में भी देखा गया। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की तुलना इस्लामिक संगठन अलकायदा से करते हुए विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का वैचारिक मार्गदर्शक संगठन नफरत फैलाता है और उसका प्रचार करता है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा आरएसएस की संगठनात्मक शक्ति की प्रशंसा करने पर प्रतिक्रिया देते हुए टैगोर ने कहा कि आरएसएस से सीखने जैसा कुछ भी नहीं है। आरएसएस हिंदुत्व का वैचारिक स्रोत है। उन्होंने कहा कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो नफरत फैलाता है, ये नफरत पैदा करता है और उसका प्रचार करता है। ये संगठन अलकायदा जैसा है। अलकायदा भी एक संगठित समूह है जो नफरत और आतंक फैलाता है। आरएसएस से सीखने जैसा कुछ भी नहीं है। वहीं पर पवन खेड़ा ने भी कहा है कि आरएसएस से सीखने जैसा कुछ भी नहीं है। गोडसे के लिए जाने जाने वाली संस्था गांधी द्वारा स्थापित संस्था को क्या सिखा सकती है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि मैं भी चाहता हूं कि हमारा संगठन मजबूत हो, हमारे संगठन में अनुशासन होना चाहिए। दिग्विजय सिंह खुद इस बारे में बोल सकते हैं। चेन्नई में माध्यमिक शिक्षकों ने वेतन समानता की मांग को लेकर लगातार चौथे दिन भी अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। शिवानंद सलाई, कामराज सलाई और आसपास के इलाकों में प्रदर्शन हुए, जहां शिक्षकों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरना दिया। नुंगमबक्कम में लोक शिक्षा निदेशालय कार्यालय के पास भी एक बड़ा समूह इकट्ठा हुआ, जहां 100 से अधिक शिक्षक सड़क पर बैठ गए और विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों के तितर बितर होने से इनकार करने पर पुलिस ने 50 से अधिक प्रदर्शनकारियों को
को हिरासत में लिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्नाव बलात्कार मामले में कुलदीप सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के बाद आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि सीबीआई ने सभी तथ्य पहले क्यों नहीं पेश किए। पीड़िता पर हमला किया गया था और एक व्यक्ति की हत्या भी कर दी गई थी। अगर सीबीआई ने मजबूती से केस लड़ा होता तो शायद जमानत नहीं मिलती। देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बाद इस फैसले ने न्यायपालिका के प्रति लोगों का विश्वास बहाल किया है। देखिए, ये बहुत ही अजीब बात है कि लुका छिपी का खेल चल रहा है इस मामले में। मैंने शुरुआत में ही कहा कि सीबीआई ने सारे तथ्य क्यों नहीं रखे हाई कोर्ट के सामने, जब इस केस में एक मर्डर हो चुका है और पीड़िता पे हमला हो चुका है, तमाम परिस्थितियां कोर्ट की भी जानकारी में है और सब कुछ है। तो सीबीआई ने अगर हाई कोर्ट पे अच्छे ढंग से पैरवी की होती, अच्छे ढंग से इस मुकदमे को लड़ा होता, तो शायद जमानत नहीं मिल पाती। लेकिन उसमें सरकार के इशारे पे किया गया या कैसे किया गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसका लाभ कुलदीप सेंगर को मिला। लेकिन जो पूरे देश में इसको लेकर प्रोटेस्ट हुआ, दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, पीड़िता ने प्रोटेस्ट किया, उन लोगों को अरेस्ट भी किया गया, उसके बाद आज सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करके ये फैसला दिया है। तो इससे न्याय व्यवस्था के प्रति लोगों के मन में फिर से एक बार भरोसा जगा है। लेकिन जो हुआ हाई कोर्ट में वो ठीक नहीं हुआ। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दे इजाजत। आप बने रहे सियासत टीवी के साथ।